गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली कक्षा में हमने आपके पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस चैप्टर को हमने समझा और जो भी क्वेश्चन आंसर था वो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया। आपके PT1 के सिलेबस में क्या निराश हुआ जाए, चैप्टर नंबर 7 तक आपके PT1 के सिलेबस में उसी से प्रश्न आएंगे। और जो है कि ग्रामर में भाषा बोली, व्याकरण, वर्ण विचार और संधि, ये 3 टॉपिक हम लोगों को देखना है। तो भगवान के डाकिए जो पोएम है इसको आज हम समझेंगे। पाठ से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है, मेन कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आपको दूंगा और प्रश्न उत्तर भी आज ही हम इसको कंप्लीट करेंगे ताकि अगला दिन हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकें। सिलेबस अधिक है तो उसको हम लोग थोड़ा जल्दी देखते हैं। तो भगवान के डाकिए जो पोएम है इसमें अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो हम लोग कविता को पढ़ सकेंगे, कविता पाठ कर सकेंगे, पोएम है ये। नए शब्दों अर्थ जान सकेंगे, नए कठिन शब्दों के अर्थ जान सकेंगे, प्रकृति के बारे में जान सकेंगे, ठीक है। पक्षी और बादल जो कि भगवान के डाकिए हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार, तो इस मानसिकता का भी विकास होगा, इस सोच का भी विकास होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट अगर हम लोग इस पोएम का अगर हम लोग देखते हैं तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मूल भाव कि इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। अर्थात वो संदेश को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो कोई भी संदेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षी और बादल ले जाते हैं और इनको दूसरे लोग, हम लोग उसे समझ नहीं पाते। इनको कौन समझ पाता है, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इनके संदेशों को समझ पाते हैं। तो ये इस कविता का मूल भाव है। इस इजी पोएम है, आसानी से आप समझ सकते हैं। लाइन टू लाइन इसको देखिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, अर्थात जो पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। कवि कहते हैं पक्षी और बादल ये क्या है, भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो क्या करते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते अर्थात पढ़ते हैं। तो कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं और ये अपने साथ संदेश लेकर आते हैं और ये संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। और इनकी लाई हुई जो चिट्ठियां हैं, जो संदेश ये लाते हैं, इसको केवल पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ सकते हैं, बाँचते हैं। हमारे जैसे साधारण मनुष्य इसे समझ नहीं पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, अभी कवि कहते हैं हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकते मतलब अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, और वह सुगंध सौरभ क्या होता है, हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तीरता है। हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों में भी वह तीरते रहता है, अर्थात वह भी तैरते रहता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का भाप क्या होता है, आज कहीं एक देश में भाप उठा है तो वो भाप जो है कि दूसरे जगह पर भी पानी बनकर गिरता है। तो कहने का अर्थ है पक्षी और बादल जो हैं वो क्या हैं, भगवान के डाकिए हैं। हम इसे समझ नहीं पाते हैं परंतु पक्षी अपने पंखों में, बादल भी अपने साथ जो है कि संदेश को लाते हैं और इसको जो है कि पेड़ पौधे नदी पहाड़ आदि पढ़ पाते हैं, परंतु हम साधारण लोग इसे आसानी से समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो पोएम है इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, अपने साथ प्रेम को ले जाते हैं और इस संदेश को जो है कि हम साधारण लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए भगवान जो है पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया गया है कवि ने।
पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ आदि पढ़ पाते हैं। किन पंक्तियों का भाव है पक्षी और बादल प्रेम, एकता, सद्भाव? ये क्वेश्चन आप नहीं लिखेंगे तो भी होगा। नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? जो भी संदेश वो लाते हैं, प्रेम, भाईचारे, एकता का संदेश जो लाते हैं, उसे वो पढ़ पाते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, प्रेम, भाईचारे का संदेश भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को भी क्या करती है? जीवन जीने की प्रेरणा देती है, प्रेम का संदेश देती है। तो इसी कथन को यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं, प्रतीकात्मक रूप से वो इसे कहना चाहते हैं। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके बाद भी पाठ से आगे जो है ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन को भी आप लोग घर में लिखने का प्रयास करेंगे, परंतु एग्ज़ाम के लिए वो पार्ट से आगे जो है ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप लोगों को ध्यान से देखना है। लेकिन कविता से जो क्वेश्चन है 1, 2, 4, 5 इसको आपको अपने कॉपी पर लिखना है, और जो भी क्वेश्चन है मैं आपको दूंगा उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए। थैंक यू।